हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर, जो कि चैप्टर 8 है क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का। तो इससे पहले मैंने कुछ लेक्चर लिए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, जिनमें मैंने समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल में कि टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैंने बताया हुआ है, प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बताया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर से जाइए, उन लेक्चर को देखिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ताकि आप लोग जाइए और देखिए। और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट करने से ही सब कुछ होगा। तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करते रहिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड आवर इम्यून सिस्टम, दैट्स आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। ये लाइन क्या कह रही है? ये कह रही है कि हम बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो माइंड होता है वो किसके थ्रू रेगुलेट होता है? न्यूरल सिस्टम के थ्रू, मतलब नर्वस सिस्टम के थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू और इम्यून सिस्टम के थ्रू हमारा पूरा माइंड रेगुलेट होता है। और इसी की वजह से दैट्स आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, और हमारी हेल्थ को मेंटेन करता कौन है? इम्यून सिस्टम। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा माइंड और हमारा मेंटल स्टेट ही बता सकता है कि हमारा हेल्थ कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो ये बता सकता है। ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड। अगर हमारा हेल्थ देखें तो ये किसके किसके थ्रू अफेक्ट कर सकता है? तो जेनेटिक ऑर्डर सब क्या होते हैं? मतलब ऐसा डिजीज़ या ऐसा डिसऑर्डर जो हमारे जीन में चेंजेस होने की वजह से हो, तो जेनेटिक डिसऑर्डर इसको बोलेंगे। तो इनमें क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी विथ विच चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड डेफिशिएंसीज डिफेक्ट विथ विच चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम। मतलब ऐसी कोई डिजीज़ जिनमें चाइल्ड में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसीज मतलब कमी है, या फिर डिफेक्ट है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनमें, उनके जीन में कुछ प्रॉब्लम है। और ये जो डिजीज़ हैं ये इनहेरिट हुई हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। ये क्या हुई है? इनहेरिट हुई है, मतलब हमारे मम्मी पापा से वो डिज़ीज़ हमारे अंदर ट्रांसमिट हुई है। या फिर हमारा हेल्थ इफेक्ट हो सकता है इन्फेक्शन के थ्रू। जितना इन्फेक्शन होगा उतना हमारा हेल्थ क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट, एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी। अगर हम लोग देखें हमारे लाइफ स्टाइल में हम खाना कैसा खा रहे हैं, पानी कैसा पी रहे हैं, या फिर हम रेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी जो रेगुलर हैबिट है ये भी क्या होती है? डिपेंड होती है हमारे हेल्थ के ऊपर, कि हमारा हेल्थ कैसा हो रहा है। अब हम लोग देखें तो हेल्थ इज़ फ्रीक्वेंटली यूज बाय एवरीबडी। मतलब हेल्थ सभी लोग यूज़ करते हैं कि हमारी हेल्थ नहीं ठीक है, ये है, मतलब ऐसे करके लोग बोलते हैं ना। तो हाउ डू वी डिफाइन इट? तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हम हेल्थ की डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है? तो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं होता है। या फिर फिज़िकल फिटनेस, ये हम लोग सिंपली नहीं बोल सकते कि मतलब किसी की बॉडी में हेल्थ डज नॉट सिंपली, मतलब हेल्थ मतलब सिंपली अगर हम लोग डिफाइन करें तो एब्सेंस ऑफ डिजीज़ या फिजिकल फिटनेस, लोग यही बोलते हैं कि यही होता है। अगर किसी को बीमारी नहीं है तो उसका हेल्थ अच्छा है, या फिर किसी का फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा है तो उसका हेल्थ अच्छा है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन नहीं है। अगर हम लोग देखें इट कुड बी डिफाइन, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हेल्थ की अगर डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा फिज़िकल, मतलब हमारी बॉडी, और हमारा मेंटल, मतलब मेंटली भी हम अच्छे हों, फिज़िकली भी हम अच्छे हों, और सोशली भी हम क्या हों? अच्छे हों, वेल बीइंग हो। तब हम क्या बोलेंगे कि हमारी हेल्थ क्या है? अच्छी है। When people are healthy, they are more efficient at work। और जब कोई इंसान क्या होता है? बहुत हेल्दी होता है, तो अपना काम क्या होता है? फटाफट और अच्छे से कर पाता है, एफिशिएंटली कर पाता है। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल। तो इसकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, मतलब जो काम हम क्या करें अनहेल्दी होकर के करेंगे तो वो काम हम क्या करेंगे? हमारा अगर कोई आउटपुट है, अगर हमको कोई काम करना है, तो अगर हमको पढ़ना ही है, तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम हो सकता है आधे घंटे में बहुत ही कम चीज़ों को लर्न कर पाएँ। लेकिन बट अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो उन्हीं आधे घंटों में हम क्या करेंगे? और अच्छे से पढ़ पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमारे माइंड क्या होगा? कैप्चर कर पाएगा और अच्छे से लर्न कर पाएगा। तो यही रीज़न है यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ये हमारा प्रोडक्टिविटी को भी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। अगर किसी की हेल्थ अच्छी होती है तो उनकी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब उनकी ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग भी क्या हो जाती है? उनकी बढ़ जाती है। ठीक है।
और मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट भी उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो अगर हम लोग देखें तो बैलेंस डाइट मतलब हम डाइट क्या है ले, प्रॉपरली लें, पर्सनल हाइजीन अच्छी रखें, मतलब सब कुछ नीट एंड क्लीन रखें, हाइजीनिक रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें तो हमारी हेल्थ क्या होगी, अच्छी रहेगी। योगा भी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब योगा भी करते रहे ताकि हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छा बना हो रहे। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शन, वैक्सीनेशन अगेन मतलब हम क्या रखें, अवेयर भी रहें किसी डिज़ीज़ से, मतलब हम पहले से ही जागरूक रहे, डिज़ीज़ के बारे में जानते रहें कि हाँ ऐसे ऐसे डिज़ीज़ हो सकती है। वैक्सीनेशन प्रॉपरली लेते रहें, जो भी डिज़ीज़ आ रही, जैसे अभी रिसेंटली कोविड था तो उसकी वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी था हेल्थ प्रॉपर होने के लिए। और अगर हमारे घर में कोई भी वेस्ट वगैरह डिस्पोज हो रहा है तो उसको हम लोग प्रॉपरली क्या करें, डिस्पोज करें, उस वेस्ट को बाहर फेंकें, अच्छे से फेंकें, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल अलग, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग, ठीक है, इस तरीके से करें। कंट्रोल ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर्स क्या हो गया, जैसे मॉस्किटो वगैरह जो ब्रीडिंग एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पानी स्टैगनेंट इकट्ठा रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा उस एरिया पे हमारे मॉस्किटो इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको हमसे मतलब उनके थ्रू हमको डिजीज़ हो सकती है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, तो उससे हमारी हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। तो हम लोग वेक्टर्स को भी क्या करें, कंट्रोल करे रहें, अपना हाइजीन अच्छे से रखें, अपना फूड और वाटर रिसोर्स ये सारी चीज़ें अच्छी रखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन, अगर हमारा एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, जैसे ऑर्गन क्या हो गया, लंग हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, अगर हमारे ये सारे ऑर्गन्स क्या हो रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, अगर ये सारी चीज़ें अगर अफेक्टेड हो गई हमारे बॉडी की, तो उनके थ्रू अगर हमारा कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होता है तो उसके थ्रू हमको कई सिम्टम देखने को मिलते हैं। वो क्या होता है सिम्टम, डिजीज़ के पहले क्या होता है, कुछ हमको साइन दिखता है कि हाँ आपकी बॉडी में डिजीज़ ये हो रही है, कुछ सिम्टम होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिम्टम बोलते हैं। मतलब सिम्टम पहले दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमको डिजीज़ है। तो डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर हम लोग डिजीज़ को देखें तो डिजीज़ को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो डिजीज़ जो क्या हो रहा है, ईजिली अगर ट्रांसमिट हो जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई डिजीज़ है, आप किसी को टच किए या फिर आपका हैंकी को यूज़ कर लिया, या फिर जो आप मतलब इस तरीके से अगर ट्रांसमिट हो रही है डिजीज़, आपका अगर कोई खाना खा लिया झूठा तो उससे उसको भी डिजीज़ हो जा रही है, ऐसी डिजीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे क्या होता है, बहुत कॉमन होता है और एवरीवन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम दीज एट सम टाइम ऑफ अदर। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर देखें जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये क्या होता है, बहुत ही फैटल मतलब बहुत खतरनाक होता है। और एमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर देखें, मतलब कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस, मतलब किसी के छूने से, टच करने से ये क्या होता है, ये डिजीज़ हमारा ट्रांसमिट नहीं होता दूसरे पर्सन में। जैसे कैंसर हो गया, किसी एक पर्सन को कैंसर है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान दूसरे को छुए तो उसको भी कैंसर हो जाए, तो ये क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। बट ये क्या है, ड्रग हो गया, अल्कोहल अब्यूज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो अगर हम लोग देखें शॉर्ट में, अगर देखें कि इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा इस पूरे एक टॉपिक में, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हेल्थ, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ हमारा क्या होता है, फिज़िकल और मेंटल, फिज़िकल हो गया या फिर मेंटल हो गया और सोशल वेलबींग होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। और अगर कोई अगर पर्सन है, उनका हेल्थ अच्छा है तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो कोई भी काम बहुत ही एफिशिएंट से कर पाएंगे। और किसी की हेल्थ अच्छी है तो इनकी लाइफ लॉन्ग भी क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, और मोर्टेलिटी इनका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। आप इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि मोर्टेलिटी भी क्या हो जाएगी, मतलब डेथ रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हम अपना हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो इनमें हम क्या करेंगे, बुलेट्स में कुछ पॉइंट लिख देते हैं। और क्या हम लोगों ने पढ़ा कि हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, बैलेंस डाइट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए मेंटेन हेल्थ करने के लिए, योगा करना चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करना चाहिए, कंट्रोल ऑफ फैक्टर, और मेंटेन हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इनमें पढ़ा।
और क्या पढ़ा हम लोगों ने, कोई भी डिज़ीज़ होने के पहले हमको कुछ वेरियस साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं जो कि क्या दिखाता है कि हम हेल्दी नहीं हैं और हमको कोई ना कोई डिज़ीज़ हो गई है। और डिज़ीज़ कैन बी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इफ़ इट कैन ट्रांसमिट ईजिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर देन इट कैन बी इन्फेक्शियस। और अगर ये क्या हो जाए, इट कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर देन इट विल कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। एग्जाम्पल इन्फेक्शियस का क्या हो जाएगा, एड्स और कोरोना वगैरह हो जाएगा। और नॉन इन्फेक्शियस में हमारा क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया हो। अब हम लोग मूव करने वाले हैं कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। तो अ वाइड रेंज ऑफ, लेट मी जूम इट। तो अगर हम लोग देखें अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोन हो गया, हेलमेंट्स हो गए, जो कि हमको क्या कर रहे हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। सच डिज़ीज़ कॉजिंग, और ऐसे डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजन। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल में बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई, जो हमको क्या कर रहा है, डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैथोजन बोलेंगे। मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजन एंड दे कॉज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन दैम। मतलब कुछ पैराट्स, अगर ज़्यादातर पैरासाइट को अगर हम लोग देखें तो वो क्या होते हैं, पैथोजन ही होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को हार्म करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। और मतलब होस्ट बॉडी क्या हो गया, मतलब पैथोजन क्या हो गया, हमारा पैथोजन पैरासाइट हो गया। और जिसकी बॉडी को वो अफेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग होस्ट बोलेंगे। तो ह्यूमन क्या हो गया, होस्ट हो गया। और अगर कोई बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट करे तो वो पैरासाइट हो गया। ठीक है। तो पैथोजन जो होगा वो एंटर करता है बॉडी। अब कौन कौन सा ऐसा मोड है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आ सकता है। तो बाय वेरियस मीन्स ये क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं। आने के बाद क्या करेंगे, वहाँ तो खेलेंगे नहीं, खेलना नहीं ना है उनको, तो वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मल्टीप्लाई मतलब वहाँ रिप्रोड्यूस करेंगे। इंटरफेस विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ रिजल्टिंग इन मोर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। और ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी का मोर्फोलॉजिकल मतलब अपीयरेंस जो होगा हमारा वो चेंज हो जाएगा। और हमारी जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटी हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। पैथोजन हैव अडॉप्ट टू लाइव विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। और पैथोजन क्या होता है, हमारे होस्ट बॉडी के अंदर ही क्या करता है, अपना एक छोटा एनवायरनमेंट बना लेता है और वहीं अडाप्ट हो जाता है और वहीं रहने लगता है। मतलब पैथोजन की दुनिया पूरी क्या हो गई, अगर एक होस्ट बॉडी के अंदर वो एंटर किया, मान लीजिए ये क्या है, हमारा होस्ट बॉडी है। इस होस्ट बॉडी के अंदर अगर क्या हुआ, हमारा कोई पैथोजन एंट्री करा है, तो ये जो पूरा होस्ट बॉडी हो गया, ये क्या हो गया, उसकी पूरी दुनिया हो गई, उसका पूरा एनवायरनमेंट हो गया और वो यहीं रहेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल पैथोजन दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द। अगर देखिए कोई पैथोजन ऐसा है जो मतलब कहाँ रहने वाला है, हमारे गट, हमारे स्टमक में रहने वाला है, तो उसको उस लो पीएच, और हमारे स्टमक का पीएच क्या होता है, हाईली एसिडिक इन नेचर होता है। तो उस हाईली एसिडिक या लो पीएच के अंदर वो उसको रहने की आदत होनी चाहिए और अडाप्ट करना चाहिए उस एरिया में, और रेजिस्ट करना चाहिए हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम, जो जो हमारे स्टमक में एंजाइम होते हैं उससे वो खुद को बचा पाए, उसको ऐसा होना चाहिए। अब हम लोग देखें अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर अलॉन्ग विद द डिजीज़। अब यहाँ पे आगे कुछ दिया हुआ है, कुछ सारे डिजीज़ हैं और कौन कॉज कर रहा है, तो सारे उसकी डिटेल में दिए हैं, क्या क्या उसका प्रिवेंटिव मेजर है, कैसे कंट्रोल करें उस डिज़ीज़ को, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमको किसके बारे में पढ़ना है, टाइफॉइड के बारे में पढ़ना है। तो टाइफॉइड किसके थ्रू होता है, तो इसका अगर कॉजेटिव एजेंट देखिए तो कौन होता है, सैल्मोनेला टाइफाई होता है। और ये इसका एंट्री सोर्स देखिए, मतलब ये किसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आता है। तो अगर हम लोग देखें तो फूड और वाटर, ये इसके थ्रू क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में एंटर करता है। पैथोजन एंटर करता है किसके थ्रू, हम गंदा खाना खाएंगे, गंदा पानी पिएंगे, कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो उसके थ्रू वो क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। तो ये क्या हो गया, एंट्री सोर्स हो गया, यानी ये कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, माइग्रेट करेगा, वहाँ से अलग अलग ऑर्गन में जाएंगे, और थ्रू ब्लड, किसके थ्रू जाएंगे, ब्लड्स। हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड्स होता है, वही एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाता है। तो इन ब्लड्स की हेल्प से क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन में ये पैथोजन जाएगा। सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस। और ये हमको क्या क्या कॉज कर सकता है,
तो अगर हम लोग देखें तो ये हमको हाई फीवर कॉज कर सकता है, हमारे बॉडी में वीकनेस आ सकती है, स्टमक पेन पेट दर्द होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख हमको कम लगेगी। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सिम्टम हो जाएंगे इस डिज़ीज़ के। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ, और जब ये हमारे बॉडी में बहुत दिन तक रह पाएगा तो फिर एट द एंड क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन में क्या कर देगा, परफोरेशन कॉज कर देगा। परफोरेशन मतलब ये हमारे इंटेस्टाइन हो गए, इनमें छेद हो जाएगा, ठीक है, परफोरेशन कॉज कर देगा। टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय, अगर टाइफॉइड फीवर किसी को है तो उसको हम लोग किसके थ्रू कन्फर्म करते हैं, तो एक टेस्ट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइडल टेस्ट। तो इसी वाइडल टेस्ट के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग कंफर्म करते हैं टाइफॉइड को। तो अगर आपको सबसे पहले नोट्स बनाना है टाइफॉइड का, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये किसके थ्रू हो रहा है, सैल्मोनेला टाइफाई के थ्रू ये कॉज्ड हो रहा है, तो कॉजेटिव एजेंट ये हो जाएगा। एंट्री सोर्स क्या होगा, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, और इसका एक्शन ऑर्गन कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। कॉज क्या कर रहा है, हाई फीवर, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, स्टमक पेन, एपेटाइट, ये सारी चीज़ें कर रहा है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एट द एंड क्या करेगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी कॉज कर सकता है। और इसके टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, वाइटल टेस्ट करेंगे। होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि टाइफाइड होता क्या है, कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया किसके थ्रू होता है, तो ये हमको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के थ्रू होता है या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के भी थ्रू होता है। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉजेटिव एजेंट हो गए। एंट्री सोर्स अगर हम लोग देखें तो ये किसके थ्रू होता है, तो अगर हम लोग देखें तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट आवर, और ये क्या करता है, हमारे कौन से टारगेट ऑर्गन को, जैसे अगर हम लोग पहले देखे थे टाइफॉइड, वो उसका टारगेट ऑर्गन क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन था। तो इसी तरीके से निमोनिया का टारगेट ऑर्गन क्या होता है, अल्वियोली। अल्वियोली क्या कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अल्वियोली, एक अल्वियोली को अफेक्ट करता है, तो ये हमारा क्या है, टारगेट ऑर्गन है। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन अल्वियोली गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। तो जब ये हमारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हमारे बॉडी के एंटर करता है तो वो अल्वियोली के अंदर जाएगा, और अल्वियोली के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। अगर सिम्टम हम लोग देखें तो क्या क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है, कफ हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सिम्टम हो जाएंगे। और जब सीवियर केस मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस आ जाएगा तो हमारा लिप्स और फिंगर, नेल, ये सारे सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रे या ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग, और इसका एंट्री सोर्स अगर हम लोग देखें तो ये कैसे होता है, अगर हम इनहेल कर लें ड्रॉपलेट या एरोसोल रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन बाय इवन शेयरिंग ग्लासेस, यूटेंसिल और विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर ये क्या हो जाएगा, आपको ये पढ़ के कैसा लग रहा है, ये कैसी डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो क्या किया, वो खांस दिया या उसको कफ हो गया या खांसने लगा, तो उससे क्या होगा, कुछ ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, तो वो क्यों कोई हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर करेगा, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, उसको भी डिजीज़ हो जाएगी। तो या फिर कोई इन्फेक्शन पर्सन से ड्रॉपलेट निकल रहा है या फिर एरोसोल निकल रहा है, या फिर आप उसका झूठा ग्लास पी ले रहे या उसके बर्तन में खाना खा ले रहे, तो उससे आपको निमोनिया हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाएगा। अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें तो जैसे डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तो ये भी हमारे क्या हो गए, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गए। तो हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज़ में दो डिजीज़ पढ़ा, एक क्या था, टाइफॉइड था, दूसरा क्या था, निमोनिया था। अब हम लोग आगे मूव ऑन करने वाले हैं वायरल डिजीज़ के ऊपर। तो अगर हम लोग देखें, मैनी वायरस कैन कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, जैसे राइनो वायरस हो गया, अ ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉज मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट द कॉमन कोल्ड। तो राइनो वायरस क्या करता है, हमको कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, कॉमन कोल्ड कॉज करता है। और फिर अगर हम लोग देखें, दे इन्फेक्ट द नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग। तो अगर देखा जाए, राइनो वायरस जो होता है हमारे नोज़ को इन्फेक्ट करता है, मतलब इसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब जैसे ट्रैकिया हो गया, लैरिंग्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होंगी, लंग्स हमारा अफेक्टेड नहीं होगा। कॉमन कोल्ड इज़ कैरेक्टराइज बाय नेसल कंजेशन, मतलब हमारी नाक जो होगी बंद हो जाती है ना, तो उसको नेसल कंजेशन बोलेंगे। डिस्चार्ज, नाक से पानी गिरने लगता है तो वो नेसल डिस्चार्ज हो जाएगा। सोर थ्रोट, गला सरसराने लगेगा, होर्सनेस उसी को बोलते हैं। कफ हो जाएगा,
और हेडेक हो जाएगा, टायर्डनेस हो जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सिम्टम हो जाएंगे। ये विदिन 3 to 7 डेज़ जब ये राइनो वायरस हमारे बॉडी के एंटर होता है तो ये सारे सिम्टम हमको देखने को मिल जाते हैं। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग from cough and sneezes of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects जैसे पेन, बुक, कप, ये सब। तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि ये जो कॉमन कोल्ड है ये भी क्या है, हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर ड्रॉपलेट्स अगर किसी इन्फेक्शियस पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में जा रहा है तो उसके थ्रू उसको भी वो डिज़ीज़ हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया किसके थ्रू होता है? मलेरिया हमारा प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। तो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज़ आर कॉज्ड बाय, और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वायरल डिजीज़ एक ही हम लोगों को पढ़ना था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ये प्रोटोजोन डिजीज़ है। तो मलेरिया क्या होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। तो अटेनी प्रोटोजोन, और प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में मलेरिया कॉज करने के लिए। अब प्लाज्मोडियम की कुछ स्पेशीज़ हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया। तो ये तीनों स्पेशीज़ हैं जो मलेरिया अलग अलग तरीके का कॉज करता है। ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाय, और इनमें से एक मैलिग्नेंट मलेरिया होता है जो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के थ्रू हमको मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। लेट अस टेक द ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। अगर हम लाइफ साइकिल देखें प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोजॉइड। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डायग्राम देखेंगे, या फिर पहले डायग्राम ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें, जब हमको कोई मच्छर काटता है, ठीक है, ये मॉस्किटो है, ये हमारा हैंड है, इसके ऊपर बैठा है, बाइट किया है, ठीक है। तो मॉस्किटो जब बाइट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये क्या रिलीज़ करता है, स्पोरोजॉइट रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है, स्पोरोजॉइट रिलीज़ करता है। आर इंजेक्टेड विद द बाइट। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो स्पोरोजॉइट होते हैं ये कहाँ हमारे पहुँचेंगे, लीवर में पहुँचेंगे थ्रू द ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, लीवर के अंदर पहुँचेंगे। तो स्पोरोजॉइट के फॉर्म में ये हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद वो हमारा ब्लड के थ्रू कहाँ गया, हमारे लीवर के अंदर गया। लीवर के अंदर जाने के बाद ये जो पैरासाइट है ये रिप्रोड्यूस करेंगे, एसेक्सुअली मोड से क्या करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे हमारे लीवर सेल में। उसके बाद क्या करेंगे, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। और ये जो लीवर की जो सेल्स हैं इन्हीं में क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। और क्या करेंगे, लीवर की सेल, मान लीजिए ये सेल है, इसी के अंदर रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाए। इसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये लीवर सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने के बाद क्या होंगे, सारे स्पोरोजॉइट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे। हमारे कहाँ रिलीज़ होंगे, ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे। ब्लड में रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल। इसके अलावा लीवर सेल के अलावा जब ब्लड में हमारा रिलीज़ हो जाएगा तो ब्लड में हमारे क्या होते हैं, आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके अंदर भी, आरबीसीज के अंदर भी जा करके क्या करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। और बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल, और यहाँ पे भी ये क्या करेगा, रेड ब्लड सेल को बर्स्ट करेगा और क्या करेगा, सारे स्पोरोजॉइट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। और जब हमारे आरबीसी को इफेक्ट करता है और वहाँ जब ऐसे कॉज कर रहा है तो इस टाइम क्या होता है, हमको हाई फीवर आता है। हाई फीवर कैसे आता है, हाई फीवर आएगा एंड अदर सिम्टम रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। और यहाँ पे ये जो हमको हाई फीवर आता है ये इस वजह से आता है क्योंकि यहाँ पर एक हेमोजोइन नाम का जो केमिकल होता है वो क्या होता है, रिलीज़ होता है। और ये जो होता है ये टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से हमको हाई फीवर आने के चांसेस होते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज़ में ऐसा देखने को हमको मिलता है। तो जब ये रिप्रोड्यूस करने के बाद ये क्या बनाएंगे, हमारे गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट ये क्या होता है, हमारा सेक्सुअल स्टेज होता है। तो इनके 2 स्टेज होते हैं, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज होते हैं। तो अगर इसके सेक्सुअल स्टेज देखें तो ये फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट दोनों की दोनों बनाएंगे। मेल गैमेटोफाइट हो गया और फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। फिर ये क्या करेगा, तो ये जो हमारे मेल गैमेटोफाइट हैं ये क्या रहेंगे, हमारे आरबीसी के अंदर रहेंगे। ये यहाँ पर क्या होगा, इसका सेक्सुअल फेज हमारे आरबीसी के अंदर चलेगा जिसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। तो फिर अब क्या होगा, कोई नया इंसेक्ट आएगा
उस इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर क्या होगा, बाइट करेगा। जैसे ही बाइट करेगा तो ये जो हमारे गैमेटोफाइट होंगे ये क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारे उस मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा। इन्फेक्टेड पर्सन से कहाँ चला जाएगा, उस नए मॉस्किटो में चला जाएगा जो हमको दोबारा बाइट करने के लिए आया है, नेक्स्ट मॉस्किटो। तो फीमेल मॉस्किटो टेकन अप द गैमेटोसाइट विद ब्लड मिल। जब ये जो फीमेल मॉस्किटो जो होता है ये सक करता है अपना मील यानी हमारा जब खून पीता है, तो इस टाइम क्या होता है, ये जो गैमेटोफाइट यानी सेक्सुअल फेज जो होते हैं उस नए मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, चला जाता है। और इसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, इसका मॉस्किटो के गट में क्या होता है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है। गैमेटोफाइट का फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, ये हमारा मॉस्किटो के गट में होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर हम फिर जब फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों की दोनों मॉस्किटो के गट के अंदर हो जाएगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा मैच्योर जो इन्फेक्टिव स्टेज यानी अब ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पोरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ये पूछ सकता है एग्जाम में, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पोरोजॉइट हो जाएगा। किस फॉर्म में एंटर करता है हमारे बॉडी में, स्पोरोजॉइट के ही फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। इसका अगर सेक्शुअल फेज देखेंगे तो ये क्या है, हमारा गैमेटोफाइट है। फर्टिलाइजेशन की पोजीशन पूछ सकता है, ये कहाँ होता है, ये मॉस्किटो के गट में होता है हमारा, ठीक है। और इन्फेक्शन और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कहाँ करते हैं, हमारे ह्यूमन के लीवर और आरबीसी के अंदर एसेक्सुअली ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और जब यहाँ पर यहाँ तक आ गया, मॉस्किटो के गट तक आ गया, अब गट से कहाँ जाएगा, ये सलाइवरी ग्लैंड के पास जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे ये क्या होगा, स्पोरोजॉइट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोरोजॉइट में जैसे कन्वर्ट होगा और यहाँ से ये रिलीज़ हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड में रहेगा। और ये अगर मॉस्किटो अगर गया कोई हेल्दी पर्सन के ऊपर क्या किया, बाइट किया, तो फिर वहाँ जा कर के फिर से क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा हमारा स्पोरोजॉइट। तो आपको ये समझ में आया होगा पूरी साइकिल। एक बार अगर हम फिर से अगर इसको रिवाइज करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक हेल्दी पर्सन है, उसके अंदर मॉस्किटो बाइट किया तो स्पोरोजॉइट उसके अंदर एंट्री कर गया। फिर हमारे लीवर में इसका क्या हुआ, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ और लीवर की सेल बर्स्ट हुई और ये रिलीज़ हो गया। फिर आरबीसी में भी सेम होता है कि ये क्या होता है, हमारे आरबीसीज में भी क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और वहाँ पे भी क्या करेगा, आरबीसी सेल को बर्स्ट करेगा और वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे एक हेमोजोइन नाम का टॉक्सिन क्या करता है, ये रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, हाई फीवर आता है। और आरबीसी में ये क्या होता है, इसका सेक्सुअल स्टेज यानी गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोसाइट क्या हो जाता है, हमारा डेवलप हो जाता है आरबीसी में, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। फिर उसके बाद अगर कोई न्यू मॉस्किटो आकर के उस मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर बाइट कर रहा है तो उसके अंदर ये गैमेटोसाइट क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा। ये कहाँ होगा, मॉस्किटो के गट में होगा। फिर मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट करने के बाद ये कहाँ पहुँचेंगे, सलाइवरी ग्लैंड में पहुँचेगा। और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोजॉइट। और स्पोरोजॉइट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये मॉस्किटो जाकर के किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसको फिर से ये डिजीज़ होने लगेगी। होप आपको ये पूरी साइकिल बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। मैंने दो बार रिपीट किया है आपको समझाने के लिए। तो अगर हम लोग देख लें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो होता है इज़ मोस्ट सीरियस वन एंड कैन बी फैटल। और लेट अस टेक एन ग्लांस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में, स्पोरोजॉइट। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि ह्यूमन बॉडी में एंटर किस फॉर्म में करता है, तो स्पोरोजॉइट। और इन्फेक्शियस फॉर्म क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्पोरोजॉइट होता है। तो थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज, मतलब क्या करती है, किसी हेल्दी पर्सन को जब इन्फेक्ट करती है तो स्पोरोजॉइट रिलीज़ हो जाता है। पैरासाइट जो होता है इनिशियली क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है हमारे लिवर में और रेड ब्लड सेल में, जो कि मैंने आपको बताया वहाँ पर। और फिर क्या करेगा, इस लिवर सेल और आरबीसी की सेल को क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। रप्चर आरबीसीज जो होंगे इज एसोसिएटेड विद द, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आरबीसी रप्चर होती है तो यहाँ पर एक सब्सटेंस, टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज़ होता है जिसका नाम क्या है, हेमोजोइन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको हाई फीवर आने के चांसेस होते हैं 3 to 4 डेज़ में। व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट एंड इन्फेक्टेड पर्सन, जब क्या होता है एक न्यू फीमेल एनोफिलीज जो बाइट करता है इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ये पैरासाइट जो हो जाते हैं एंटर कर जाते हैं मॉस्किटो के बॉडी में, किस फॉर्म में, गैमेटोसाइट के फॉर्म में, ठीक है, अंडरगो द फर्दर डेवलपमेंट। तो पैरासाइट मल्टीप्लाई
विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजोइट एंड दैट आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड। तो ये जो पैरासाइट होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं मॉस्किटो के गट में, फर्टिलाइजेशन करेंगे और वहाँ डेवलप होंगे और वहाँ से ये कहाँ चले जाएंगे, स्पोरोजोइट के फॉर्म में कहाँ कन्वर्ट होकर के गैमेटोसाइट से किस में कन्वर्ट होंगे, स्पोरोजोइट में, और स्पोरोजोइट के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड में। और यही सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होता है और यही अगर मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को क्या करेगा, बाइट करेगा, तो स्पोरोजोइट क्या हो जाएगा, उसके बॉडी में एंटर कर जाएगा और पूरी लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट होने लगेगी। तो मैंने रिटन फॉर्म में भी आपको बता दिया और मैंने डायग्राम के बेसिस पे भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर इसका वेक्टर देखें तो मॉस्किटो के वेक्टर क्या होते हैं, दो होते हैं ना। लाइफ साइकिल में अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसके दो होस्ट होते हैं। पहला होस्ट क्या हो जाएगा, ह्यूमन होता है, दूसरा होस्ट क्या होता है, हमारा मॉस्किटो होता है। प्लाज्मोडियम का कौन कौन सा होस्ट होता है, पहला ह्यूमन होस्ट होता है, दूसरा क्या होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। तो किसके थ्रू कॉज्ड होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू। कैसे फैलता है, बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू। एक्शन साइट अगर हम लोग देखें तो लीवर सेल आरबीसीज हो गया हमारा ह्यूमन बॉडी का। सिम्टम देखें तो हाई फीवर हो जाएगा, शिवरिंग हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, डायरिया मतलब उल्टी होने लगेगी, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा मतलब पेट दर्द करेगा, फटीक सुस्ती होने लगेगी, रैपिड ब्रीदिंग, हमारे ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हार्ट रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, कुछ सिम्टम हैं। और हाई फीवर तो आएगा ही आएगा हेमोजोइन की वजह से। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज़ पढ़े। नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज़ क्या है हमारी, अमीबियासिस, जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। किसके थ्रू होता है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या है, कॉज करता है अमीबियासिस। तो अगर हम लोग देखें सिम्टम, अगर देखें इस डिजीज़ का तो कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प है, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, मतलब अगर स्टूल देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा म्यूकस और ब्लड क्लॉट के साथ होगा। मतलब हमारी बॉडी में क्या होगा, म्यूकस और ब्लड क्लॉट दोनों रहेंगे, ब्लड भी रहेगा, म्यूकस भी रहेगा। हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये क्या, अगर जैसे हम लोग उधर मतलब मलेरिया में अगर हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे क्या था, कैरियर की तरह कौन वर्क कर रहा था, हमारा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो वर्क कर रहा था कैरियर की तरह। वैसे ही यहाँ पर अमीबिक डिसेंट्री में कौन कैरियर की तरह वर्क कर रहा है, हाउस फ्लाई यानी मक्खी। ये क्या करेगा, यहाँ पे मैकेनिकल कैरियर की तरह वर्क करता है और ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है पैरासाइट को एक इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, तो अगर हम लोग देखें या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का फूड प्रोडक्ट है जो कि कॉन्टामिनेटेड है, या फिर उसका वाटर है, फूड है, ये सारी चीज़ें अगर कॉन्टामिनेटेड है बाय फीकल मैटर तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, हमको किसी हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शस हो जाता है। जैसे ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे ट्रांसमिटिंग। तो ये भी हमारे क्या हो गया, डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस डिजीज़ कैसी है, हेलमिंथ की डिजीज़ है। ये कैसी है, हेलमिंथ कॉज करता है इसको। एग्जाम्पल में देखिए, वुचर एरिया या फाइलेरियल वॉर्म इसको कहते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग एस्केरियासिस। अब हम लोग देखें, अगर इसका सिम्टम देखें तो इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन मतलब मसल्स हमारा पेन करेगा, फीवर कॉज करेगा, अनीमिया मतलब आरबीसी की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, हमारे इंटेस्टाइन के सारे रास्ते क्या हो जाएंगे, ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस, और एग जो होगा वो कहाँ सिक्रीट हो जाएगा, हमारे फीसेस, इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस के साथ क्या हो जाएगा, वो कॉन्टामिनेटेड सॉइल में या वाटर में या प्लांट में, जब मतलब जैसे ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट, जब हम लोग एक्सक्रीट आउट करने जाते हैं किसी गार्डन वगैरह पे, जैसे मोस्टली ये क्या होता है हमारे गांव वगैरह में होता है, जब वहाँ पे लोग करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टामिनेटेड सॉइल हो जाएगा, क्योंकि फीसेस के साथ साथ क्या हो जाएगा, वो हमारा एग भी वहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। तो अगर कोई सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे अगर ग्रो हो रही है और कोई अगर हेल्दी पर्सन है वो क्या करे, वहाँ से सब्ज़ी अगर ले करके खा रहा है, वहाँ पे वो इन्फेक्टेड एग है, तो अगर बिना वॉश किए वो अच्छे से या फिर ऐसे बिना हाइजीनिक अगर फूड वो खा ले रहा है तो उसको वो डिज़ीज़ क्या हो जाएगी, कॉज हो जाएगी। या फिर वहाँ से पानी वगैरह पीना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये सारे मतलब कि स्प्रेड कैसे हो रहे हैं ये बता रहा है हमको। और इसकी एक्शन साइट भी अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइन होता है। तो एस्केरियासिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये कॉज्ड होता है एस्केरियासिस के थ्रू, स्प्रेड होता है बाय फीकस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विच कॉन्टामिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट एंड ट्रांसमिट टू द हेल्दी पर्सन बाय फूड एंड वाटर।
एक्शन साइट क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन हो जाएगा। सिम्टम क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एस्केरियासिस हो जाएंगे। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ के ऊपर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिफेंटियासिस यानी फाइलेरियासिस के बारे में, जो किसके थ्रू कॉज होता है, वोचेरेरिया पैनक्रोफ्टी के थ्रू होता है। फाइलेरियल वॉर्म जो होता है इसके थ्रू होता है, या फिर इसको फाइलेरियल डिजीज़ को हम लोग और क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस भी इसको बोलते हैं, जो कि कॉज्ड बाय होता है वोचेरेरिया पैनक्रोफ्टी के थ्रू। तो which cause slowly developing chronic inflammation of the organ in which they live for many, मतलब ये क्या कॉज करता है, हमारे बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये पैर पूरा क्या हो गया है, पूरा इन्फ्लामेशन हो गया है, यहाँ पे सूज गया है, ठीक है। तो ऑर्गन्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इन्फ्लामेट हो जाते हैं। फॉर मैनी यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्फ एंड द डिजीज़, मेनली कौन सा पार्ट हमारा अफेक्टेड होता है इस डिजीज़ के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, लोअर लिम्फ का अफेक्टेड हो जाता है। और हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन हो जाते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़, मतलब बहुत इनकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कॉज होने लगेगी। पैथोजन और ट्रांसमिटेड टू द हेल्थी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल, और ये भी किसके थ्रू क्या हमारा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ये भी एक कैरियर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। तो अगर हम लोग देखें इनमें क्या पढ़ना है, कॉज्ड बाय वोचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, स्प्रेड बाय बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, एक्शन साइट लिम्फेटिक वेसल्स हो जाएगा हमारा, जेनाइटल ऑर्गन हो जाएगा। सिम्टम अगर देखें तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन, लेग, जेनाइटल ऑर्गन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इन्फ्लामेट हो जाएंगी। इसके भी 2 वेक्टर होते हैं, एक ह्यूमन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कैरियर, जो कि फीमेल मॉस्किटो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रिंग वॉर्म डिजीज़। रिंग वॉर्म डिजीज़ में ये किसके थ्रू होता है, हमारा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन इसके थ्रू होता है, या एपिडर्मोफाइटन के भी थ्रू ये होता है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ इन मैन, अपीयरेंस ऑफ ड्राई, मतलब एक मैन में बहुत ही कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इनके अगर सिम्टम देखें तो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशन, देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से ऐसा लेशन हमको देखने को मिलता है पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे स्किन पे, नेल पे, स्कैल्प यानी सर पे, इस तरीके के हमको मार्क्स देखने को मिलते हैं, लेशन हमको कॉज करता है। तो ये जो लेशन है और अकम्पनीड विद, ये जो लेशन होता है इसके साथ साथ क्या होता है, इचिंग, मतलब खुजली भी होती है। और वो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल बॉडी पार्ट से क्या हो जाएगा, बहुत ही वहाँ पे हीट रिलीज़ होगी, टेम्परेचर वहाँ का एरिया वहाँ का ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर मॉइस्चर वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हीट और मॉइस्चर वहाँ पे अगर ज़्यादा रहेगा उसकी वजह से ये फंजाई क्या करेंगे, और ज़्यादा ग्रो करना चालू कर देंगे, और ज़्यादा दूसरी जगह क्या हो जाएगा, अफेक्टेड होने लगेगा। विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन ग्रॉइन एंड बिटवीन द टोज़, ये मोस्टली हमारा कहाँ होता है, बिटवीन द टोज़ और ग्रॉइन एरिया पर होता है। रिंग वॉर आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, ये किसके मतलब हमको आता कैसे है, मतलब कैसे कोई इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है, ये हमको सॉइल से ये डिज़ीज़ कॉज होती है। तो अगर हम लोग देखें सॉइल के थ्रू ये क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का हम टॉवल यूज़ कर लिए, उसके कपड़े पहन लिए, उसकी कंघी यूज़ कर लिए, कॉम यूज़ कर लिए, तो उसके थ्रू ये क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो रिंग वॉर्म में अगर हम देखें ये कॉज किसके थ्रू होता है, माइक्रोस्पोरम या फिर माइक्रोस्पोरम या एपिडर्मोफाइटन के थ्रू होता है। स्प्रेड होता है थ्रू सॉइल बाय यूजिंग टॉवल, क्लोथ और कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। एक्शन साइट विल बी द स्किन, स्कैल्प और नेल एरिया, और symptom will be the dry and scaly lesion on the skin, nail, scalp, itching at the infected area and heat and moisture help it to grow more and more। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सिम्टम हो जाएंगे। तो अगर हम लोग देखें मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने सारे डिजीज़ पढ़ लिए, हाइजीन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं। तो पर्सनल हाइजीन या पब्लिक हाइजीन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को फैलने से बचाने के लिए हमको पर्सनल और पब्लिक हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। मेजर फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग कीपिंग द बॉडी, और हाइजीन का मतलब क्या हुआ, हमें अपनी बॉडी क्लीन रखना चाहिए,
कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी पिएं, साफ़ खाना खाएं, वेजिटेबल साफ़ सुथरी खाएं, फ्रूट्स अच्छे से खाएं। पब्लिक हाइजीन में क्या हो गया, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वगैरह, एक्सक्रीटा हो गया, इन सब का अच्छे से डिस्पोजल करें हम। पीरियडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, मतलब पानी जहाँ से ले रहे हैं वो रिजर्वायर क्या हो, जैसे तालाब हो गया या फिर किसी कुएं से पानी ले रहे हैं या जहाँ से भी पानी ले रहे हैं वो एरिया क्या होना चाहिए, हमारा क्लीन होना चाहिए और डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए। जैसे पूल हो गया, टैंक हो गया, ये सारे वाटर रिजर्वायर हो गए जो कि क्या होना चाहिए, हमारे डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए। ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, दीज मेजर आर पर्टिकुलरली इसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर। मतलब ये वाटर रिजर्वायर वगैरह, मतलब ये जो जगह है, इन सब जगह को क्या करना चाहिए, हमें डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब एरिया होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट के ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वाटर में ही क्या हम लोग देखते हैं मच्छर वगैरह, कैरियर वगैरह होते हैं ना, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेबल करता है इनके ग्रो के लिए। और इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, यहाँ पे ग्रो करते हैं और ट्रांसमिट होने की चांसेस हमारे फूड और वाटर के थ्रू और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे टाइफॉइड में देखें, अमीबियासिस और स्केरेसिस में देखें, हम लोग वाटर और फूड कॉन्टामिनेटेड अगर हम लोग लेते हैं, इसके थ्रू क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है ये डिजीज़। और कुछ एयरबॉर्न डिजीज़ देखें तो जैसे निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ये एयर के थ्रू क्या हो जाता है, हमको ट्रांसमिट होता रहता है। तो निमोनिया और कोल्ड क्या होता है, एयर की वजह से ट्रांसमिट होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। और फिर अगर हम लोग देखें फॉर द डिजीज़ जैसे मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, ये ट्रांसमिट होता है इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू। अभी हम लोगों ने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर कि हम क्या करें, वेक्टर एरिया जहाँ पे उनका ब्रीडिंग साइट है, मतलब जहाँ पानी इकट्ठा है वो एरिया क्या करें, उसको भी एलिमिनेट करें वो एरिया को, ताकि वहाँ पे वेक्टर ग्रो ना करें। दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग, ये कैसे हम लोग अचीव करेंगे कि हम कहीं पर पानी इकट्ठा रहने ही ना दें, स्टैगनेंट ही ना रहने दें। अगर पानी ही नहीं इकट्ठा होगा तो वहाँ पर ये सारे वेक्टर क्या करेंगे, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। अराउंड द रेजिडेंशियल एरिया, मतलब हमारे घर के पास जहाँ पानी इकट्ठा होता है, रेगुलर क्लीनिंग कराएं हम अपने हाउस होल्ड। कूलर वगैरह में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, पानी रखते हैं तो 3-4 दिन, अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रीडिंग एरिया वो बन जाता है मॉस्किटो वगैरह के लिए। और हम लोग घर में मॉस्किटो नेट वगैरह यूज़ करें। इंट्रोड्यूसिंग फ़िश लाइक गैम्बूसिया इन पॉन्ड, पॉन्ड में क्या करें, गैम्बूसिया एक फ़िश होती है, इसको अगर हम मतलब क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे, गैम्बूसिया फ़िश को अगर पॉन्ड में डाल देंगे, इसकी वजह से क्या करता है, ये गैम्बूसिया फ़िश क्या करती है, मॉस्किटो, ये जो मॉस्किटो ब्रीडिंग जो कॉज कर रहा है हमको डिजीज़ वगैरह, तो ये मॉस्किटो को ये क्या करेगा, इनके लार्वा को ये खा जाते हैं। और फिर या फिर हम ये कर सकते हैं कि गैम्बोसिया को डाल दें उस पॉन्ड में, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे कर दें या ड्रेनेज एरिया में या स्वैम्प में। इन एडिशन डोर और विंडो को क्या करें, विथ वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मॉस्किटो, मतलब डोर्स और विंडो को हम वायर मेश रखें, मतलब जाली जाली टाइप की विंडोज़ नहीं होती हैं, ऐसी रखें, ताकि क्या हो, मॉस्किटोज़ वगैरह हमारे घर के अंदर एंट्री ना कर पाए। प्रिकॉशन हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंट ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज़, एडीज़ डिजीज़ लाइक डेंगू। और अगर हम लोग देखें तो ये वेक्टर्स के थ्रू हमारा कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू हमको क्या हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। एक टाइम में ये बहुत ज़्यादा वायरल था, तो इसीलिए हमको ये सब स्टैगनेंट वाटर को रोक कर रखना चाहिए। और फिर अगर हम लोग देखें, एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद द इन्फेक्शियस डिजीज़। द यूज़ ऑफ वैक्सीन, हम अच्छे से वैक्सीन लगवाएं। इम्यूनाइज प्रोग्राम हैव एनेबल्ड अस टू कम्प्लीटली एराडिकेट, मतलब इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन के थ्रू क्या होता है, हमको इम्यूनिटी और बढ़ती है ना वैक्सीनेशन के थ्रू। तो ये जो इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम वगैरह है, ये क्या होता है, ये डेडली डिजीज़ वगैरह को रिमूव करने के लिए होता है, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस, ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल होते हैं वैक्सीन के थ्रू, तो हम लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन भी लें। फिर बायोटेक्नोलॉजी इज़ द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन। तो बायोटेक्नोलॉजी की ही वजह से हम क्या करते हैं, वैक्सीन अपनी बनाते हैं, या फिर कोई एंटीबायोटिक का डिस्कवरी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। कोई भी ड्रग मेडिसिन हो गई, वो भी किसके थ्रू बन रही है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होती है, जो कि हम किसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, कोई ना कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट इसको हम लोग यूज़ करते हैं। होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने हाफ चैप्टर पूरा आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का आपको पढ़ा दिया है। तो अगर आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो और ये तरीका मेरा पढ़ाने का बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।